वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम। परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सुपरवाइज ट्रेनिंग का। और सबसे पहले परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेप्ट्रॉन बनाया क्यों जा रहा है। परसेप्ट्रॉन बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि एक सिंगल न्यूरॉन को हम बेसिकली डिपेक्ट करना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो सिंगल वाला होगा वो कैसा दिखेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको परसेप्ट्रॉन का आर्किटेक्चर समझाता हूँ, और उसके बाद जब आर्किटेक्चर हो जाएगा तो फिर परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करूंगा। और परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद जो उसके अंदर वेट एडजस्टमेंट के लिए डेल्टा रूल लगता है वो डेल्टा रूल समझाऊंगा। एंड फाइनली उस डेल्टा रूल को वेट एडजस्टमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे परसेप्ट्रॉन से कोई आप चीज को डिपिक्ट कर पाते हो। तो मैं सबसे पहले परसेप्ट्रॉन का अगर एग्जांपल बनाना चाहूँ, अगर आर्किटेक्चर बनाना चाहूँ, तो आर्किटेक्चर के अंदर होता है x1 x2 अप टू xn। मान लीजिए मेरे इतने आउटपुट हैं और ये सारे आउटपुट जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये किसी एक जगह जा रहे हैं। उस जगह का नाम है ये नेट वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेट होती है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड काउंट होता है और यहाँ से उसको एक फंक्शन से गुजारा जाता है और फाइनली ये निकलता है आउटपुट। सिंपल सा तरीका है। और ये जो आपका इनपुट वेक्टर है ना, इसी के यहाँ पे ये होते हैं वेट्स, इसके करस्पॉन्डिंग। हर एक इनपुट वेक्टर का अपना एक अलग वेट होता है। हर एक इनपुट वेक्टर का ये पूरा वेक्टर स्पेस है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है। आप यहाँ देखेंगे ये जो है यहाँ पे क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। ये क्या वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। और मैं अभी इसको जब एक एग्जांपल दूंगा, और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको नेट वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नेट वैल्यू बोलते हैं। अब एल्गोरिथम जो कहती है वो ये कहती है कि इस परसेप्ट्रॉन से आप क्या कर सकते हो, इस परसेप्ट्रॉन की मदद से आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जा सकते हो। आपको इनपुट वेक्टर प्रॉपरली मिलना चाहिए और वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेगा। अगर आउटपुट नहीं मैच कर रहा तो हम वेट्स को एडजस्ट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे को वैसा ही है जैसे कि आप वो रेडियो सुनते थे, तो वेट्स एडजस्ट करना मतलब वो जो गोला जिससे आप चैनल चेंज करते थे ना, उसको एडजस्ट करना, कम 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 ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके आप उसको रोक दिया करते थे किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे। वो जो पर्टिकुलर चैनल जो आपका होता था वो एक्चुअल में वो था जिस टाइम पे आपको उस रेडियो से आपको गाने सुनना या न्यूज सुनना। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एंटीना था वो बेसिकली वो डेंड्राइट्स था जो कि इनपुट को ले रहा था आकाशवाणी के टावर से। उसके बाद उसके अंदर एक वॉल्यूम का बटन था, उसको तो चलो रहने दो, लेकिन आपका एक सर्टन लिमिट पे जाके जो चैनल आपको जिस चैनल, क्योंकि देखिए चैनल जो रेडियो चैनल है वो तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में चल रहा है, आपको उससे अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करानी पड़ेगी तभी आप जाके उस रेडियो स्टेशन पे जो भी कुछ बजाया जा रहा होगा वो आप सुन पाओगे। तो ये भी वही है कि आप है ना वेट्स अप्लाई करिए, इनपुट अप्लाई करिए, या प्रोसेसिंग होगी या थ्रेशोल्ड काउंट होगा और आउटपुट आएगा। अब या तो आउटपुट सही आएगा या नहीं आएगा। अगर सही आया तो ठीक, तो नहीं आया तो दो बातें हो जाएंगी। दो बातें कौन सी होंगी, अगर आउटपुट सही नहीं आया इसका मतलब या तो आउटपुट ज्यादा आया है या आउटपुट कम आया है। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरा आउटपुट है 50, अब दो बातें हो जाएंगी, या तो आउटपुट इसके नीचे होगा या इसके आगे होगा। मतलब या तो आउटपुट हो सकता है 49.8 हो, या हो सकता है 46 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे हो सकता है 52.3 हो, या हो सकता है 101.4 हो। तो जिस भी तरह का आउटपुट आएगा हम उस तरह से क्या करेंगे, वेट एडजस्टमेंट की पॉलिसी लगाएंगे और इसको दोबारा चला के देखेंगे। मतलब दोबारा चला के देखेंगे फिर आउटपुट मिलाएंगे। अगर आउटपुट मिल गया 50, जो आउटपुट है मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या है 50, अगर मुझे मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो अगेन दो बातें हो जाएंगी। उसमें या तो वेट आउटपुट जो है वो ज्यादा आया होगा या कम आया होगा, मतलब आउटपुट का थ्रेशोल्ड जो है वो ज्यादा आया होगा कम आया होगा, फिर आप वेट्स को एडजस्ट करोगे और फिर यही काम करते रहोगे जब तक कि आपको आउटपुट डिजायर्ड ना मिल जाए। मतलब यहाँ पे सब पे लिखा हुआ है फेलियर फेलियर, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है। तो जब तक आपका इस डंडी पे एस नहीं मिल जाता, सक्सेस नहीं मिल जाता, आपको हमेशा फेलियर ही मिलता रहेगा और उसके हिसाब से आप वेट्स को एडजस्ट करते रहो। अच्छा, एल्गोरिथम बड़ी आसान सी है। एल्गोरिथम क्या कहती है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है जो मैंने अभी आपको समझाया। एल्गोरिथम में सुनिए कैसे होती है। स्टेप नंबर 1, अप्लाई द इनपुट वेक्टर एंड कैलकुलेट द आउटपुट। सिंपल, आप तो वेट अप्लाई करें, आउटपुट कैलकुलेट करें। ठीक है, मानता हूं मैं कि फॉर्मूला मैं ऑलरेडी इसका दे चुका हूं। फॉर्मूला मैंने इसलिए दे रखा हूं क्योंकि नेट वैल्यू जो होती है वो नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। भाई नेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 एक्स आई डब्ल्यू आई। ये फॉर्मूला नेट वैल्यू कैलकुलेट करने का होता है। जब ये नेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है
तो हम इसको थ्रेशोल्ड से गुजारते हैं, और जब थ्रेशोल्ड से गुजारते हैं, एक्चुअल में हम थ्रेशोल्ड से गुजारने का मतलब ही यही है कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ निकालना है, कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो थ्रेशोल्ड से गुजारने का मतलब ही यही है कि एक्चुअल में आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो, जिसका मतलब होता है कि एफ ऑफ नेट, मतलब जो ये भी नेट निकला ना उसको इस फंक्शन से गुजार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख रखा है। अब ये फंक्शन भी अलग अलग तरह का होता है, लीनियर फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, सिग्मोइडल फंक्शन होता है, गॉसियन फंक्शन होता है, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। हम बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सिग्मोइडल फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? सिग्मोइडल। सिग्मोइडल फंक्शन की जो काम है, जो उसका स्टाइल है, वर्किंग प्रोसीजर है, वो कुछ हद तक ह्यूमन ब्रेन को ज्यादा डिपिक्ट करता है। अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन सॉरी अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन या रैम फंक्शन की बात करूं या किसी और फंक्शन की बात करूं, तो वो सारे के सारे बड़े ब्रूटल है। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला कि मैंने थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है कि कोई मुझे अगर 3 बार मारेगा तब जाके मुझे गुस्सा आएगा, तो इसका मतलब ये कि कोई मुझसे लड़ता होगा, वो उसे मालूम चल गया है कि मेरा थ्रेशोल्ड ये है, तो वो तो रोज आएगा, रोज मुझे 2 ही बार मारेगा और चला जाएगा, तीसरी बार मारेगा ही नहीं। उसे मालूम है कि तीसरी बार में मैं उसको अटैक करूंगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हम तो क्या होता है कि जैसे जैसे अगर किसी से हमारी फाइट होती है तो हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, पहले धीरे धीरे बात होती है, धीरे धीरे से आवाज तेज होती है, आवाज तेज से फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, और फिर फाइनली जाके हम लड़ते हैं किसी से। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो होती है वो 0 या 1 के पल्ले में नहीं नापी जाती। सिग्मोइडल फंक्शन जो है, सिग्मोइडल फंक्शन जो है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है और फिर ऐसे जाके और ऐसे चली जाती है। मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, ये फाइनल पॉइंट होता है जहां से आपको आउटपुट सेम आने लगता है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लाख कोशिश कर लूँ, जितने अटेम्प्ट मैंने दिए किसी अगर पेपर को मिड सेम या पीयूटी या अगर बैक लग गई तो उसको सही से दोबारा सही करने के जितने नंबर मेरे आ गए, अब मैं उससे आगे नहीं ला सकता। मतलब एक सर्टेन लिमिट पे जाके मुझे रुकना पड़ेगा। अब लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, ये वो ग्राफ है जहाँ पे एरर्स आ रही थी। ये जो था ना, ये पोर्शन, इन पोर्शंस में क्या था, एरर्स आ रही थी, और एरर्स जो थी वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसलिए हमने इसको माना नहीं कि हमारा फाइनल आंसर है। और हम कहाँ तक गए? हमारे डिजायर्ड आंसर था, कि मुझे मालूम था कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर ला सकता हूँ, इसलिए मैंने दोबारा अपीयर हुआ और फिर से दिया उस पेपर को। तो ये जो थी, ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि इसको दर्शाती है। खैर, एल्गोरिथम क्या कहती है? अगेन वही स्टेप नंबर 1, अप्लाई द इनपुट एंड कैलकुलेट द आउटपुट। अब इसमें 3 बातें हो जाएंगी। या तो ए ऑप्शन, स्टेप नंबर 2 में जो ए ऑप्शन है वो कहता है कि आउटपुट जो है वो करेक्ट है। मान लो पहली बार में बुलसआई हिट हो गया, तो आप एल्गोरिथम से बाहर आ जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं तो मतलब एल्गोरिथम से बाहर आने का मतलब ये है कि अगला इनपुट सेट दो। मतलब एक इनपुट सेट का आंसर आ गया सही, तो दूसरी खेप, दूसरा बैच दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पर बैच अपडेशन, इसको इपॉक भी बोलते हैं प्यार से। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टेप नंबर 2 का बी पोर्शन पे गए, अब इसमें 2 बातें हो जाएंगी। देखिए, या तो आपका आउटपुट तो इनकरेक्ट आया, तो आउटपुट इनकरेक्ट आया है, और आउटपुट मान लीजिए अगर वो 0 था और 0 नहीं आया, और मतलब आउटपुट आपका मान लीजिए 0 आया और आउटपुट चाहिए था 1। भाई आपका आउटपुट क्या था? 0 आया और आउटपुट क्या आ गया? 1। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? वेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके 1 होगा। भाई आप खुद बताइए, आप 0 पे खड़े हैं और चाहिए 1 था, तो 0 तो छोटा होता है ना 1 से, तो आप आगे बढ़ोगे। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने 0 चाहिए था और 1 आ गया, तो वेट्स को क्या करेंगे? वेट्स को करेंगे डिक्रीज। दोनों कंडीशनों में आपको आउटपुट को, डिजायर्ड आउटपुट, मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, डिजायर्ड आउटपुट को, आप डिजायर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हो। किसको? डिजायर्ड और एक्चुअल को। अगर डिजायर्ड और एक्चुअल बराबर आए तो इसका मतलब आप यहां तक पहुंच गए। लेकिन अगर ये दोनों में, अगर डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आपका कम था और एक्चुअल ज्यादा था, तो इसका मतलब आप यहां पहुंच गए इस वाली लाइन में। इसका मतलब क्या है? वेट्स को कम करिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल आउटपुट जो था वो मतलब कम आया और डिजायर्ड आउटपुट ज्यादा था, इसका मतलब वेट्स को बढ़ाइए, अब यहाँ पहुंच गए। तो ये एल्गोरिथम 3 चीजें कहती है। नंबर 1 पे कि आपका सब कुछ सही आया, मतलब ये 50, नंबर 2 पे कि ये, नंबर 3 पे ये, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर बोलता है कि वापस स्टेप नंबर 2 पे जाइए। अगर ऐसा करते जाएंगे तो अगली खेप जो है इनपुट की उसको देते जाइए और काम करते जाइए। लेकिन ये जब जो मैंने किताबी बातें बोली ना, ये होता कैसे? ये वेट एडजस्टमेंट जो होता है, ये वेट वेक्टर जो होते हैं उसको हिलाने का तरीका होता है डेल्टा रूल। यहाँ पे क्या होता है, एक डेल्टा रूल लगता है, उस डेल्टा रूल के मदद से हम क्या करते हैं, ये काम को अंजाम देते हैं। डेल्टा रूल जो होता है वो अप्लाई करा जाता है, जिससे आपको क्या पता लग जाता है
कि डेल्टा इज अ डिफरेंस, डेल्टा इज अ चेंज, इज अ स्मॉल चेंज। वेट्स को आप छोटा मोटा चेंज करोगे तो भाई एकदम बहुत सारा चेंज मत करना, नहीं तो आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन ब्रेन और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल पे आधारित है। मतलब सिस्टम को कितना कम से कम छेड़ो उतना अच्छा, ज्यादा आप उसके अंदर पूरी चीजें चेंज नहीं कर सकते, पूरी चेंज करोगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस हैं। शायद मेरे ख्याल से यही होता है कि कोई गाड़ी लॉन्च होती है, उसके बाद उसका अपडेटेड वर्जन आता है तो उसके अंदर एक आध फीचर ही बड़े हुए होते हैं, पूरा ऑल टुगेदर इंजन चेंज नहीं कर देते हो। यही टेक्निक तकरीबन हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर, हर तरह की, इवन हमारा एवोल्यूशन है यार, हम भी धीरे धीरे करके चेंज हुए। अब ये आज जो हम कपड़े पहने हैं, किसी जमाने में वो कपड़े नहीं पहनते, तो धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए ना, धीरे धीरे हमने शर्ट पहनी, फिर शर्ट के बाद हमने ब्लेजर पहना या सूट पहना या टक्सीडो पहना, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि एवोल्यूशन या किसी भी चीज के अंदर चेंज करना वो हमेशा हमेशा थोड़ा थोड़ा ही पॉसिबल है, इकट्ठा आप पूरी मशीन को नहीं। मतलब ये वेट एडजस्टमेंट का मतलब ये कि थोड़ा बहुत वेट एडजस्ट कर लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा रूल जो बोलता है, वो एक्चुअल में डेल्टा रूल जो है वो यही है कि वो क्या करता है, डेल्टा इज इक्वल टू डी जे माइनस डी ए। अब देखिए आप, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का माइनस करोगे आपको तो डेल्टा मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपका डिजायर्ड आउटपुट था 5 और एक्चुअल आउटपुट जो आया वो आया 4। इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट 4 आया तो वेट्स को बढ़ाना चाहिए, तब तो डिजायर्ड पे आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1। अब डेल्टा की वैल्यू जो है वो 1 है, जिसको हम बोलते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इस एग्जांपल को लेंगे ना तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा की वैल्यू बड़ी है काय से, 0 से। इसका मतलब वेट्स को इंक्रीज करिए, वेट्स को क्या करिए, इंक्रीज करिए। चलिए इसका रिवर्स केस देखता हूं। मान लीजिए कि ये जो डीजे है इसकी वैल्यू होती 2 और इसकी एक्चुअल वैल्यू होती 5। मान लीजिए कि डिजायर्ड की वैल्यू जो होती वो होती 2 और एक्चुअल की वैल्यू होती 5, मतलब आप ज्यादा निकल गए आगे। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आता है -3। अगर -3 आया इसका मतलब जो ये डेल्टा रूल लगा, डेल्टा इज स्मॉलर देन 0, तो उसमें आप क्या करेंगे, वेट्स को डिक्रीज करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें वेट्स को डिक्रीज करेंगे। और ये जो कार्यक्रम आप जो वेट्स को, ये जो डेल्टा निकाल रहे हो ना आप, ये जो डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हो वो बेसिकली इससे कैलकुलेट होता है, इस फॉर्मूले से। मैं यहां लिख देता हूं, डेल जे इज इक्वल टू ईटा डेल आई जे। इसके अंदर जो डेल जे है वो डेल्टा रूल लगा। उसके बाद ये जो डेल जे है ये एक्चुअल में डिजायर्ड और एक्चुअल के बीच का गैप है। ये ईटा जो है वो है लर्निंग रेट। ये जो डेल यहाँ पे लगा हुआ है ये एक्चुअल में वो गैप है जो आपने फाइंड आउट करा था, इन दोनों के बीच में एक्चुअल गैप। और उसके बाद आई जे जो है वो है क्या है, इनपुट वेक्टर्स है। अब आपके पास सबसे बड़ा जो समझने वाली चीज है वो है ईटा। अभी ईटा क्या वाला होती है, मैं ईटा को यहाँ लिखता हूँ। ईटा बेसिकली क्या होता है, लर्निंग रेट होता है। क्या होता है, लर्निंग रेट। देखिए भाई, आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक बार में चीजों को समझ जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि देर में चीजों को समझते होंगे, कुछ वैसे ऐसे होंगे जो समझते ही नहीं होंगे। तो ईटा मतलब आप लर्निंग जब कर रहे हो, विच मीन्स वेट का एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें ईटा कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत कम बढ़ा हुआ होना चाहिए। भाई वेट एडजस्टमेंट, आज वेट्स की वैल्यू कुछ और है, कल कुछ और होने वाली है। और ये जो है ये ट्रेनिंग है, मतलब ये बुरे से अच्छे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये लर्निंग कर रहा है। तो लर्निंग रेट हमेशा कम हो तो अच्छा है। लर्निंग रेट एकदम बहुत ज्यादा करोगे तो सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ईटा जो है लर्निंग रेट कहलाता है, और इसके अंदर हम वेट्स को एडजस्टमेंट करना, इस वेट्स को एडजस्टमेंट करना ही ईटा कहलाता है कि हाँ किस तरह से, किस रेट से आप उस वेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है तो फाइनली हम क्या करते हैं, हम अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं। और वेट्स को एडजस्ट करने का फॉर्मूला होता है WJ(n+1) इज इक्वल टू WJ(n) प्लस जो भी डिफरेंस आया था डेल जे। ये फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले के बेसिस पे हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं, और वेट्स एडजस्ट होने के बाद हमें अपना आउटपुट मिलना चालू हो जाता है। इसके आगे मैं आपको बता दूं, WJ(n+1) ये नए वेट्स हैं जो कि अपडेशन के बाद आए। WJN जो थे वो ओल्ड वेट्स हैं।
वो डब्ल्यू, ये जो डेल जे है ना, डेल्टा जे लिखा है, ये डेल्टा जे एक्चुअल में आपको ये बताता है कि आपसे गलती कहाँ हुई थी और आपको उस गलती का सुधार कितना करना है, कितना एडजस्टमेंट करना है। और अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के फॉर्म में कि डेल्टा का मतलब ही एक सडन स्मॉल चेंज होता है, इसका मतलब ही यही होता है। मैथमेटिक्स भी देखेंगे तो उसमें भी स्मॉल चेंज ही बोला जाता है। तो अगेन हमें लर्निंग रेट स्मॉल ही रखना है, ज्यादा एकदम नहीं बढ़ाना कि आपने उठा के पूरे वेट्स हटा दिए कि नहीं नहीं ये तो हटाओ सब नए सिरे से करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे सिस्टम अगेन कोलैप्स हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे परसेप्ट्रॉन का एक एग्जाम्पल करके, और हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे और गेट। और गेट को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और गेट इसलिए क्योंकि काफ़ी बेसिक्स हैं और इसमें तकरीबन सभी बच्चों ने पढ़ा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और गेट का इम्प्लीमेंटेशन करना समझाने में के लिहाज से भी आसान है और समझने के लिहाज से भी आसान है। 0 0 का 0 होता है, बाकी सारे 1 होते हैं। मतलब अगर दो इनपुट लाइन है आपके पास x1 और x2, तो दो इनपुट लाइंस के अंदर आपका काम हो जाएगा। और x1 और x2 की वैल्यू अगर 0 0 होगी तो 0, और उसके बाद का आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर 0 0 के अलावा कुछ भी मिला तो हम क्या करेंगे, उसको 1 कर देंगे। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को शुरुआत करने से पहले मैं इसका अभी परसेप्ट्रॉन बनाऊंगा, लेकिन एक चीज और भी बताऊंगा कि इसमें नेट वैल्यू जो है उसको कैसा रखना है। मैंने नेट वैल्यू पहले से सेट कर रखी है कि अगर नेट वैल्यू मेरी 0 से बड़ी आई तो मैं उसको 1 मानूंगा, मतलब आउटपुट को 1 मानूंगा। तो मैं यहाँ पहले ये बेंचमार्क लिख देता हूँ कि इफ नेट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1। अगर नेट वैल्यू कम है 0 से तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और उसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम इसका बना देता हूँ, परसेप्ट्रॉन का मॉडल बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया सिग्मा, यहाँ पे लिया मैंने फंक्शन, और यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड निकालूंगा। यहाँ से एक इनपुट आया, एक इनपुट दूसरा यहाँ से आया और तीसरा इनपुट यहाँ से आया। इस इनपुट के ऊपर जो वेट्स है वो है 0.5 और इसका इनपुट है 1, और ये जो है इसको मैं मान रहा हूँ फिक्स लाइन मान रहा हूँ, ये फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेट अप्लाई करा 1.0, यहाँ पे भी वेट अप्लाई करा 1.0। ये है x1 का और ये है x2 का। और मैं नेट का फार्मूला जानता हूं कि नेट क्या होता है। नेट बेसिकली यही होता है, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 एक्स आई डब्ल्यू आई। और इसी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं सारे काम करूंगा और उसी से निकालूंगा क्या, मैं अपना आउटपुट। मैंने जान करके ये रब नहीं किया, मैं परसेप्ट्रॉन चाहता था कि आपके सामने रहे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू नेट वैल्यू निकलेगी और नेट वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पे फंक्शन से गुजरेगी। और थ्रेशोल्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू को ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैंने परसेप्ट्रॉन जो बनाया है वो मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिपिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम तो पुरानी है। ओरिजिनल प्रॉब्लम और गेट तो सालों से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़ते आ रहे हैं, और सभी को मालूम है कि और गेट क्या होता है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे गौर से कि मैं अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं x1 और x2 को बनाता हूँ। यहाँ पे x1 और x2 के 4 ऑप्शन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, नेट वैल्यू। मैं नेट वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, और नेट वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ देखिए। मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ नेट वैल्यू। चलिए, जब आपने दोनों इनपुट लाइन पे 0 0 डाला तो क्या हुआ, ये हुआ कुछ इस तरह का कैलकुलेशन, 1 इंटू माइनस 0.5। और आपकी सहूलियत के लिए मैं ये तो पूरे में ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो यार क्या है कि अंडरस्टूड है कि आपको ये हर बार ही मिलेगा। प्लस, हाँ भाई पहली बार में दिया 0 0, तो ये 0 इंटू 1.0 प्लस 0 इंटू 1.0। दूसरी बार में दिया 0 1, तो 0 इंटू 1.0 प्लस 1 इंटू 1.0। उसके बाद दिया 1 0, तो 1 इंटू 1.0 और प्लस कराया क्या 0 इंटू 1.0। उसके बाद दोनों वैल्यूज को 1 1 करा, तो ये 1 इंटू 1.0 प्लस 1 इंटू 1.0। इसका आंसर कैलकुलेट, इसका आंसर कैलकुलेट, इसका आंसर कैलकुलेट, इसका आंसर कैलकुलेट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से तो कुछ भी नहीं गया, तो ये बचा 0.5
यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 चालू और ये, तो ये हुआ +0.5, फिर यहाँ पे भी सेम वही, तो +0.5, और इसका आंसर तो ये तो 2 हो गया, तो ये बचा प्लस का 1.5। जरा आप इन आंसर्स को देखिए जरा गौर से, इस आंसर में क्या दिख रहा है आपको। इन आंसर में आप देखें, जो ऊपर वाला है सबसे पहला वाला नेट वैल्यू जो है वो है -0.5, विच मीन्स कि -0.5 के हिसाब से अगर आप नेट वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, -0.5 के हिसाब से 0, आउटपुट क्या आया 0। ये देखिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये आता जा रहा है आंसर, आउटपुट 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद अगला जो है वो है 0.5 और अगला भी 0.5, मतलब नेट वैल्यू जो है वो कैसी है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब 0 के अंदर, या 0 1 के अंदर, सॉरी 0 1 के अंदर भी हमारा आंसर आ रहा है, 0 1 के अंदर भी आंसर आ रहा है, एंड 1 0 के अंदर भी आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों का 0.5 कैलकुलेशन है। आपको दिख रहा है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और आखिरी है फाइनली क्या, जब दोनों 1 है तो उसका आंसर आएगा कितना, 1.5, जो कि अगेन 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये परसेप्ट्रॉन जो है ये फिनिश हो गया। आप देखें जरा, मेरे को डिजायर्ड आउटपुट पहले से ही पता था, आज से नहीं 10 साल 20 साल से पता है मुझे। और गेट किसको नहीं पता, और गेट सबको पता है, ठीक है। और गेट का डिजायर्ड आउटपुट मुझे पता था, मैंने उसको परसेप्ट्रॉन से इंप्लीमेंट कर दिया। यही सेम न्यूमेरिकल में अगर आप थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर दें तो आप एंड गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम लीनियर सेपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एक वर्चुअल लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी। उस वर्चुअल लाइन में एक तरफ, एक हाथ पे आउटपुट जितने हैं वो सारे 0 हैं, दूसरे हाथ पे आउटपुट जो है वो सारे 1 है। अगर आप किसी भी आउटपुट कैटेगरी के अंदर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन से, तो दैट प्रॉब्लम इज लीनियरली सेपरेबल। और लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परसेप्ट्रॉन सबसे बेस्ट एजेंसी है। परसेप्ट्रॉन जब भी बन पाता है किसी भी प्रॉब्लम का, जब वो लीनियरली सेपरेबल हो। वो लीनियरली सेपरेबिलिटी आपको मैंने अभी दिखाई। आप अगर इसकी जगह, इस क्वेश्चन की जगह अगर एंड गेट होता, अगर मान लीजिए इसकी जगह एंड गेट होता, तो एंड गेट कैसा बनता है, एंड गेट के अंदर सिर्फ एक 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो ये देखिए, ये भी लीनियरली सेपरेबल है। अगर आप ऐसी इमेजिनरी लाइन अगर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सॉर गेट होता है ना, उसके अंदर नहीं होता। एक्सॉर के अंदर क्या होता है, एक्सॉर के अंदर एक्सॉर गेट जब आप बनाएंगे तो एक्सॉर गेट कुछ इस प्रकार का दिखता है। माफ कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलत बन जाए तो, बिकॉज मैं उस को बिलोंग नहीं करता। 0 0 का 0 रहता है और 1 1 का 0 रहता है, बाकी सब 1, मतलब जो सेम टाइप के होते हैं उसको। अब ये तो कहीं से कहीं तक लीनियरली सेपरेबल नहीं दिख रहा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं होती, तो इनका परसेप्ट्रॉन बनना मुश्किल है, इनका परसेप्ट्रॉन बनना नामुमकिन है। तो फिर ये दिक्कत आ गई कि भाई हम परसेप्ट्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं करें, छोड़ दें इसको। नहीं, परसेप्ट्रॉन का अगला वर्जन आता है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, जो कि इसका भी सॉल्यूशन देगा, और वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।